2 डायबिटिक मेलाइटस भी कॉमन हो गई है डायबिटिक बच्चों में जो एडोलेसेंट बच्चे हैं। तो इसका दुष्प्रभाव इसी बच्चों में डायबिटीज, बिल्कुल ये चीज बड़ी हैरान करती है जब आप कह रहे हो। तो क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस नॉर्मली जो होती है 40 साल प्लस 35 साल प्लस लोगों में होती थी पहले। इंसिडेंस जो शुरू होता था और बच्चों में बहुत कम होती थी, और हर बच्चों में होती थी तो टाइप 1 होती थी जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो आजकल बिकॉज ऑफ मोटापे या जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जंक फूड और ओवर ईटिंग और हाई कैलोरी इनटेक की वजह से, हाई एनर्जी ड्रिंक्स पीने की वजह से बहुत सारे जो शुगरी कंटेंट है वो बॉडी में बहुत बढ़ गया है। और उसकी वजह से बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे, मतलब 12 साल से 19 साल के बच्चे भी हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। 5 चीज़ें जो बच्चों को खाना ही खाना चाहिए, वो क्या चीज़ हो सकती है? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर है जिसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। दूध है जिसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन आयरन नहीं होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें आयरन भी होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फ्रूट्स। तो अगर आप इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं जी, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसे जंक फूड है अवॉइड करना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स हैं अवॉइड करने चाहिए, या बहुत फैटी या शुगरी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस आजकल आ रहे हैं जिसमें लोगों को सडन हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके पीछे की वजह क्या होती है और फ़ौरन बचाव के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आप वजह बताइए, फिर उस पर आते हैं बचाव पर। देखिए, जैसे आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, आज का हिंदी का अखबार पढ़ रहा था, उसमें तक कल कोई लेडी जो जिसकी शादी होनी थी आज, और शादी से एक दिन पहले डांस करते करते जो प्री मैरिज फंक्शंस होते हैं उसकी डेथ हो गई। मतलब फीमेल जो यंग होगी, अराउंड 25 साल के आसपास होगी, उसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के बीच में, डायग्नोसिस बढ़ गई हैं, और प्लस कोविड का भी साइड इफेक्ट देखा जा रहा है कि हो सकता है कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक बढ़े हों, या बहुत सारे हमने लाइफस्टाइल जो हमारे जो है करंटली, जिसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, मेंटल स्टेट बहुत कॉमन है, टाइप ए पर्सनालिटी, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सब्सटेंस अब्यूज़ है। तो ये बहुत सारा जब नई नई चीज़ें इस समय जो बीमारियाँ हैं उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। ये रूट कॉज है डायबिटीज, उसका हार्ट अटैक का है या कार्डियोवैस्कुलर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें। हार्ट क्या कोई संकेत देता है कि वो बीमार है? बिल्कुल देता है। जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात शिशु है, किस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि वो प्राणघातक ना हो जाए? देखिए, एंटीबायोटिक देना खतरनाक हो सकता है। एंटीबायोटिक देना खतरनाक किसी को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। ओवर द काउंटर जो OTC बोलते हैं वो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या बच्चों को एकदम ही नहीं खाने दें? क्योंकि आप कहाँ तक उसको रोक सकते हैं? जिस तरीके टीवी पे आप उस तरह के एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, बाहर निकले तो रेस्टोरेंट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं, कहाँ तक रोकेगा बच्चे को? नहीं, रोकना तो है ही बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बट हाँ, महीने 15 दिन में 1-2 बार खा लिया वो ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ये जंग जहर है। अब जहर आपको 1 बार खाओ, 2 बार खाओ तो नहीं खाओगे, या खाओगे? बताओ मुझे। जहर की तरह, बिल्कुल। बिल्कुल जहर की तरह है। आजकल जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसमें, जॉइंट फैमिली में थोड़ा ये कम होता है, बच्चे टीवी या मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। डिजिटल स्क्रीनिंग का एडिक्शन बच्चों में बहुत बढ़ गया, उससे बहुत सारी बीमारियां मैंने बताया होती हैं, जिसमें जंक फूड खाना है, डायबिटीज़ है, बच्चों में पुअर एक्टिविटी हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, मेंटल प्रॉब्लम्स होना, इंटेलिजेंस कम हो जाना, कम्युनिटी पावर कम हो जाना, ठीक है, रीजनिंग कम हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो जाना। तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं बिकॉज बच्चों में। नमस्कार, स्वागत है आपका 1-on-1 पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी कौन है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको खबर मिल जाए किसी के बारे में कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे किस व्यक्ति के बारे में खबर मिले कि ठीक नहीं है, कि आप परेशान हो जाएंगे? सबसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वैसे तो हमें मतलब आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, तो हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आप विचलित हो उठेंगे। इसका एक ही जवाब है, आपका बच्चा। हमारे आपके जो बच्चे हैं वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनका स्वस्थ रहना, खुश रहना, खिलखिलाना, हंसना सबसे जरूरी हमारे लिए होता है। वो कैसे होगा? वो होगा इन चीजों को जानकर, उन टिप्स को जानकर, जिसके बारे में इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं पॉडकास्ट में। नाम है डॉक्टर DK गुप्ता। जाने माने चेहरे हैं,
टीवी पर भी अक्सर इन्हें आप देखते हैं। फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी हैं और मैं आपको बता दूं कि देश के बहुत ही मशहूर बाल चिकित्सक हैं, बाल रोग चिकित्सक हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऐसा हम क्या करें, मतलब पेरेंट्स क्या करें कि बच्चे जल्दी जल्दी बीमार ना हो। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पहले पूछ लिया। और हम लोग सब कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर प्रिवेंट कर लोगे तो अच्छा है, बीमारी होने से पहले प्रिवेंट कर लें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, जब बच्चा पैदा होता है और लगभग 10 साल तक मेनली कुछ वैक्सीनेशन लगते हैं जी। जो बीमारियों से बचाते हैं, खास करके सीरियस बीमारियों से। मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, निमोनिया है, इनकेफेलाइटिस है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, पर्टूसिस है, या ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, जॉन्डिस जो करता है, टाइफाइड है। तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं इस समय भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, जो अगर बच्चों को लगा दिए जाए टाइमली, उनका एक शेड्यूल होता है पूरा वैक्सीनेशन का, उस शेड्यूल पर हम लगा दें तो बच्चों को बीमारियों से हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है। बट बहुत जगह थोड़ा मिथ होता है, कुछ लोग वैक्सीनेशन को अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था बहुत ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बच्चों को वैक्सीन टाइम पे लगा देते तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप बच जाती हैं। और बहुत सारे वैक्सीन तो जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, कुछ ऑप्शनल भी होते हैं। ऑप्शनल भी इंपॉर्टेंट होता है, फिर बोलूँगा ऑप्शनल वो इसलिए ऑप्शनल होते हैं और थोड़े बहुत महंगे होते हैं। बट आपको सारे वैक्सीन लगवाने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं भी अफोर्ड कर सकते, सरकारी में जाके लगवा लें। सरकार में भी सारे वैक्सीन, रफली सब वैक्सीन अवेलेबल हैं इस समय। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, हाँ, कि अगर आप कहते हैं बच्चा बीमार ना पड़े तो उसके खान पान का ध्यान रखें, कि जो खाने पीने में जंक फूड नहीं देना है आपको, हाइजीन अच्छा रखना है, बाहर का नहीं खाना खाना है, पानी साफ स्वच्छ पीना है, और जो डाइट है वो बैलेंस डाइट हो, तो उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, सबका एक बैलेंस मात्रा में सारा कुछ होना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे हमारे बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ आप एक बड़ा अस्पताल चलाते भी हैं। बहुत आपका अच्छा खासा अनुभव है इस सेक्टर में। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछने जा रहा हूं ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें उनका लाभ हो सके। पहला सवाल यह है कि बच्चों के खान पान में सबसे जरूरी क्या है कंपोनेंट, और अपनी तरफ से आप क्या बताना चाहेंगे ये चीजें तो बच्चों को जरूर खिलाएं। देखिए, बच्चों के खान पान में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होता है, ग्रोइंग एज में होते हैं बच्चे। जैसे 0 to 6 मंथ का बच्चा है, जो जिसको हम इन्फेंट बोलते हैं, उसके लिए सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए। मतलब उसको और कुछ पानी भी नहीं देना, शायद घुट्टी कुछ नहीं देना, चाय वाय कुछ नहीं देना, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए उसको। या अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क देना। पर 99.9% हमें कोशिश करनी चाहिए उसको ब्रेस्ट मिल्क ही मिले। 6 महीने से ऊपर बच्चा है उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें केला है, खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, ये सब चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें ये ध्यान रखते हैं कि उसका टेस्ट डेवलप हो, धीरे धीरे खाना शुरू कर दे। तो 6 to 8 टाइम एटलीस्ट उसको हम मील्स देते हैं, स्मॉल मील्स, फ्रिक्वेंट मील्स देते हैं। साथ में और क्या ध्यान रखना है जब बड़े बच्चों में, कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर अच्छे से करें। साथ में उनकी जो डाइट हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा जिसको फैट बोलते हैं, प्रोटीन है प्रचुर मात्रा में, जो मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो सारे होने चाहिए। स्पेशली बच्चों के ग्रोइंग एज में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोटीन जो है हमारी मसल्स को डेवलप करती है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हाइट और ग्रोथ बढ़ती है। तो ऐसा खाना जो इन सब चीज़ में रिच हो, प्रोटीन में रिच हो, कैल्शियम में, विटामिन में रिच हो, जिंक में रिच हो, उस खाने को हमें प्रेफर करना चाहिए, उसको देना चाहिए। अगर स्पेसिफिक पूछो 5 चीजें जो बच्चों को खाना ही खाना चाहिए, वो क्या चीज हो सकती है? अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर है जिसमें प्रोटीन ही होता है, ठीक है। दूध है जिसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन आयरन नहीं होता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें आयरन भी होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फ्रूट्स। तो अगर आप इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें उसको मिल जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो जैसे जंक फूड है, हम्म। अवॉइड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अवॉइड करने चाहिए। या बहुत फैटी या शुगरी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत हाई कैलोरी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट नहीं देना चाहिए, बिकॉज आजकल उल्टा हो गया है। बच्चे मलनरिश, 2 तरह का मलनरिशमेंट हो गया है। एक तो बच्चे पतले दुबले होते थे पहले, हम लोग मलन्यूट्रिशन मतलब यही होता था। तो आजकल ओबेसिटी भी बढ़ गई, खास करके एफ्लुएंट क्लास में या जो एडोलसेंट बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है। तो उसको बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, या आपको एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीने, या आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, या आपको फैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा, ये कैसे होता है? जैसे आपने बताया कि जो बच्चे पहले तो कुपोषण के शिकार होते थे, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता था। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो
वक्त से पहले ही बहुत ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं, ये भी तो बीमारी के ही लक्षण है ना। तो इसको रोका कैसे जा सकता है मतलब? तो इसका कारण पहले पता होना चाहिए रोकने से पहले। तो मैं कारण क्या है इसका, बच्चों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होना। मतलब बच्चे मोबाइल गेम खेलेंगे, डिजिटल आजकल एडिक्शन हो गया है, बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर दिए हैं। और जब वो मोबाइल गेम खेल रहे होते हैं, डिजिटल चीज़ें स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, बर्गर खा रहे होते हैं, पिज्जा खा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका वेट बढ़ता है और वो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। इवन टाइप 2 डायबिटिक मिलाइटिस भी कॉमन हो गई है डायबिटिक बच्चों में, जो एडोलसेंट बच्चे हैं। तो इसका दुष्प्रभाव इसी बच्चों में डायबिटीज? बिल्कुल। ये चीज बड़ी हैरान करती है जब आप कह रहे हो, तो क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटिक मिलाइटिस नॉर्मली जो होती है 40 साल प्लस 35 साल प्लस लोगों में होती थी पहले, हाँ। इंसिडेंस जो शुरू होता था। और बच्चों में बहुत कम होती थी, अगर बच्चों में होती थी तो टाइप 1 होती थी, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। तो आजकल बिकॉज ऑफ मोटापे या जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और जंक फूड और ओवर ईटिंग और हाई कैलोरी इनटेक की वजह से, हाई एनर्जी ड्रिंक्स पीने की वजह से, बहुत सारे जो शुगरी कंटेंट है वो बॉडी में बहुत बढ़ गया है। और उसकी वजह से बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे, मतलब 12 साल से 19 साल के बच्चे भी हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। रोका कैसे जा सकता है इसको? रोकने का तरीका यही कि डाइट अच्छे से लें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, डिजिटल एडिक्शन बचाएं, बैलेंस डाइट लें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। तो डाइट अगर अच्छी लेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, डी एडिक्शन होगा वहाँ से, डिजिटल स्क्रीन से, तो फिर आपके फिट रहेंगे, आप भी फिट रहेंगे, बच्चे फिट रहेंगे। अच्छा, बच्चों के एक्सरसाइज करने की या योग करने की कोई उम्र भी होती है कि इस उम्र के बाद आप शुरू करें, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसे उम्र नहीं होती है, बट नॉर्मली हम मानते हैं 2 से 3 साल के बाद बच्चों को योग आप सिखाना शुरू कर सकते हैं, और स्विमिंग शुरू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो 2 से 3 साल के बाद बच्चों में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। 2 से 3 साल के बाद बच्चे हर तरह की एक्टिविटी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। जिमिंग नहीं बच्चों की अलाउड होती है, बच्चों को जिमिंग जम करते हैं हम 17-18 साल के बाद बोलते हैं। और बाकी जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगा है, ठीक है, या आपका स्विमिंग है, या फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे गेम्स हैं, वो उनके फॉर्म में हो सकती है, तो वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक विषय है जिसको लेकर बहुत बहस होती है अपने देश में, योग और जिम। ठीक है, आपके हिसाब से बेटर क्या है? देखिए, दोनों चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। योग का ऑब्जेक्टिव अलग है। योग से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, फिजिकली वो अच्छे होते हैं। योग में जो प्राणायाम है, जिसमें रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज करते हैं, तो लंग्स आपके अच्छे होते हैं, बैटल कैपेसिटी अच्छी होती है, बॉडी में जो स्फूर्ति एनर्जी अच्छी आती है। जिम होता है नॉर्मली, जो जिमिंग में भी 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें आप मसल्स को बिल्डअप करते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और जो दूसरी मसल्स हैं। एक होती कार्डियो, जिसमें आप फिटनेस में काम करते हैं, कार्डियक में मेरा हार्ट अच्छा है, स्ट्रांग है। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। कि मेरे हिसाब से कार्डिक मतलब कार्डियो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिम में जाना है, तो रनिंग है या ट्रेडमिल है या क्रॉस ट्रेनर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपके कार्डिक फिटनेस इंप्रूव हो जाती है। और प्राणायाम से तो बहुत सारी चीज़ इंप्रूव होती है। तो प्राणायाम तो और योगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से दोनों चीजें करनी चाहिए संतुलन के साथ। हाँ। योग भी करें, जिम में जो जाकर आप करते हो उस तरह की कसरत। अगर किसी को सच में बॉडी बिल्डिंग का शौक है, सुपरमैन बनने का मन है, हीमैन बनना है, हाँ। तो वो बॉडी बिल्डिंग कर सकता है, लेकिन उसमें स्टेरॉइड और जो सप्लीमेंट प्रोटीन बहुत एक्सेस में खाते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए। अपने हार्ट का ध्यान रखना है। बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते गिर जाते हैं। इसलिए होते हैं कि हम कहते हैं 10 मिनट तक दौड़ो, वो दौड़ते हैं 20 मिनट 25 मिनट लगातार, जब तक कि उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं है। आप जो भी है संयम से, नियमित रूप से, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम में करें, जिससे और धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्डअप करें। मैं बच्चों के सवाल पे आऊंगा, लेकिन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर दी अभी, तो मुझे लगता है उस पर 1-2 सवाल मुझे आपसे पूछने चाहिए। आपने कह दिया कि बहुत सारे वीडियोस आजकल आ रहे हैं जिसमें लोगों को सडन हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके पीछे की वजह क्या होती है और फौरन बचाव के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो आप वजह बताइए, फिर उस पर आते हैं बचाव का। देखिए, जैसे आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, आज का हिंदी का अखबार पढ़ रहा था, उसमें भी तक कल कोई लेडी जो जिसकी शादी होनी थी आज, और शादी से एक दिन पहले डांस करते करते जो प्री मैरिज फंक्शंस होते हैं, उसकी डेथ हो गई। मतलब फीमेल जो यंग होगी, अराउंड 25 साल के आसपास होगी, उसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के बीच में, डायग्नोसिस बढ़ गई हैं, और प्लस कोविड का भी साइड इफेक्ट देखा जा रहा है कि हो सकता है कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक बढ़े हों, या बहुत सारे हमने लाइफ स्टाइल हमारे जो है करंटली, जिसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, मेंटल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, टाइप ए पर्सनालिटी, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो ये बहुत सारा जब नई नई चीज़ें इस समय जब बीमारियाँ आए, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ बोलते हैं।
ये रूट कॉज है डायबिट उसका हार्ट अटैक का या कार्डियोवैस्कुलर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें। तो अगर इनसे आप बच लेंगे तो आप बच सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से और कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंट से, स्ट्रोक जैसे है उससे बच सकते हैं। करना क्या चाहिए अब जब अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है, एक तो बताया मैंने रूट कॉज क्या है, जब अगर किसी को हो गया आपके सामने कोई बंदा सडनली गिर जाता है तो उसको सीपीआर देना बहुत अति आवश्यक है, बिकॉज तुरंत आप हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकते। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, जब तक हेल्प नहीं आती है, एम्बुलेंस नहीं आती है, तब तक आपको सीपीआर देना, और सीपीआर से किसी की भी जान बचाई जा सकती है, बहुत सारे लोग जान बच जाती है। अच्छा, हार्ट क्या कोई संकेत देता है कि वो बीमार है? बिल्कुल देता है, हमारे बॉडी का हर अंग संकेत देता है, बट हमें पहचानना आना चाहिए, समझना चाहिए। हमें ये लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे क्या होगा, कभी कभी चलते चलते हल्की उनकी सांस फूलती होगी, लगा यार पता नहीं हल्का हो रहा है, कोई ऐसे ही मैं जरा दौड़ दौड़ लिया या मैंने कुछ खा लिया उसको हो रहा है। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और आपको कुछ एक समय के बाद आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो अनइजीनेस हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कई सारे लोग हार्ट पेन को गैस्ट्राइटिस से वो कर लेते हैं कि मैं आज गया था शादी में, मैंने खाना खा लिया, मैंने टिक्की खा ली, मैं जिन्होंने बता रहा हूँ लोगों ने ऐसा बोला है मुझे, और मुझे यहाँ पे हार्ट बर्न हो रहा है, और एक्चुअली उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है, एंजाइना हो रहा होता है। अच्छा। वो उसको इग्नोर करते हैं। जब हार्ट अटैक होता है तो या तो डेथ हो जाती है या फिर एंजियोग्राफी प्लस हो गई टाइमली, गोल्डन पीरियड में तो बच जाते हैं। तो इसलिए कोई भी, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए इस बात को, कोई भी चेस्ट पेन, भारीपन, घबराहट या चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रही, गैस्ट्राइटिस गैस जैसा लग रहा है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उसको हार्ट की प्रॉब्लम मान के ही ट्रीट करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको हार्ट बर्न हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, राइट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है आगे पीछे, राइट हैंड जॉ में या नेक में या बैक साइड, तो आपको ईसीजी या ईको या जो अदर टेस्ट जो भी आपका कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन एडवाइस करता है वो तुरंत कराना चाहिए, जब तक कि हम इसको रूल आउट ना कर दें कि कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी दवा होती है कि हम उसको अपने पास रख सकते हैं सडन इस तरह के कुछ मामले आ जाएं? जैसे एक तो मान लीजिए सामान्य तौर पर आदमी, स्वस्थ आदमी चलते फिरते उसको कुछ हो गया, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन जो लोग इसके लिए हैं कि भाई इनको इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो क्या कोई ऐसी दवा होती है जो आप जीवन रक्षक दवा आपको? सॉर्बिट्रेट होती है, एस्पिरिन होती है, डिस्पिरिन है, और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। तो बेहतर मैं इसका एक तरीका बताऊंगा अच्छा, कि हम सबको जो 25-30 साल से ऊपर के एज के लोग हैं उन सबको अपने बेसलाइन टेस्ट करा लेना चाहिए, कार्डियक रिव्यू करा लेना चाहिए, उनका हार्ट की हेल्थ कैसी है वो चेक करा लेना चाहिए। कैसे करेंगे? सीबीसी है, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, या काउंट्स हैं, या डायबिटीज़ को चेक करना है, या ईको करना, टीएमटी करना, ये बेसलाइन टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि हार्ट की हेल्थ कैसी है। फिर उसकी अगर कुछ निकल के आता है उसके प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए या ट्रीटमेंट पे काम करना चाहिए। मैं अच्छा, मतलब ये इस तरह के टेस्ट बीच बीच में करवाते रहने चाहिए हर आदमी मतलब को। एक तो बेसलाइन करा लो, आपको हाँ। 20-25 साल में करा लो, आइडली में करो 20 साल में करा के देख लो। कभी कभी कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पता नहीं होती, सडनली बाद में हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो अगर हमने टाइमली कुछ करा लिया, हम तो बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, जो डिलीवरी होती है और वो छुट्टी करते हैं, उनका स्क्रीनिंग इको करा लेते हैं। इवन फीटल इको भी आजकल होने लग गया है। अच्छा। बच्चा पेट में है आपके मदर के, उसका फीटल इको कराते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ में, कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, छेद तो नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा होता नहीं था, हम सब क्या, हमारा आपका तो हुआ ही नहीं आज तक। तो बेहतर है हम लोग अब करा लें, दे रहे हैं दुरुस्त है, उसमें क्या बुराई बात है। तो अगर 20-25 साल 15 साल जब भी हो, एक बार अपने बेस लाइन टेस्ट जरूर करा लें सारे, जिससे आपके हार्ट हेल्थ का पता लग जाए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर की सलाह अनुसार, अगर साल में एक बार कराना है, 2 साल में एक बार कराना है, 6 महीने में एक बार कराना है, आपकी एज है या जो रिस्क फैक्टर है उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी बार कराना है आपको। ठीक है। तो ये तो कुछ मैं बीच में आपसे मैंने ये सवाल पूछने शुरू कर दिए थे बड़े लोगों से संबंधित। अब मैं बच्चों पे वापस लौट कर आता हूँ, और एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, नवजात शिशुओं की बात कर रहा हूँ, कि डिलीवरी को लेकर एक धारणा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बेहतर है सिजेरियन से, और जो कुछ अस्पताल हैं वो जानबूझकर नॉर्मल डिलीवरी होने नहीं देते हैं बिल बनाने के लिए। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है या ये एक मिथक है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन डिलीवरी हो, दोनों में दो एक ऑब्जेक्टिव होता है डॉक्टर का, या जो मीन पेशेंट का भी या उसके अटेंडेंट का भी, एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। ठीक है। अगर कभी डाउट लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय बच्चा फंस गया है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई है, बच्चे ने पॉटी कर ली है, बच्चा का फीटल हार्ट रेट कम हो गया है, या अंदर ब्लीडिंग हो रही है, कुछ परवाइजनल ब्लीडिंग हो रही है, तो सिम्टम्स हैं कि बच्चा कंप्रोमाइज हो सकता है और मदर की भी हेल्थ खराब हो सकती है उसके दौरान। तो इसलिए
स्पेसिफिक इंडिकेशन है सीजरियन कब करना चाहिए। तो उन केसेस में अब बच्चा उल्टा है, हम सीजरियन ही करते हैं। दुनिया में हर जगह सीजरियन होता है। नॉर्मल डिलीवरी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, क्यों? बिकॉज सीजरियन की सुविधा नहीं थी, डॉक्टर्स ने दाई डिलीवरी कराती थी और वो बच्चे फंसते थे, उनकी डेथ होती थी। लोगों के 4-4 6 बच्चे होते थे, तो एक उसमें 1-2 बच्चों की डेथ हो जाती थी, इसीलिए बिकॉज उनकी बहुत बार हमें टाइमली उनको सही सलाह या डॉक्टर नहीं मिल पाया या इलाज नहीं मिल पाया, अस्पताल नहीं मिल पाया और डिलीवरी घर पे कराई। अब आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने लगी, इसलिए सरकार कहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाओ, सो दैट कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ हो तो महंगी। ये क्या चीज होती है? मतलब अस्पताल में डिलीवरी करानी है, घर पर डिलीवरी नहीं करानी है। अच्छा, कुछ लोग प्लान भी करते हैं पहले से। हाँ, वो इलेक्टिव होता है कि बच्चा फुल टर्म हो जाएगा, उस समय इलेक्टिवली प्लान कर लेंगे। तो अगर लेबर पेन स्टार्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं लेबर पेन्स को और डिलीवरी कर सकते हैं। बट अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही है और इंडिकेशन सीजरियन के हैं तो प्लीज़ सीजरियन सेक्शन कराएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। और बिल्कुल गाइडलाइंस क्लियर है, सारे डॉक्टर्स को पता होती हैं, हर जगह आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेट पे, AI पे, कहीं भी देख सकते हो कि सीजरियन सेक्शंस के क्या इंडिकेशंस हैं। अगर उनमें से कोई इंडिकेशन मैच कर रहा है तो आपको सीजरियन कराना, नहीं मैच कर रहा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराएं। नॉर्मल डिलीवरी से जिस बच्चे का जन्म होता है, क्या वो ज्यादा स्वस्थ होता है? ऐसा है? क्या है ये, मतलब इस तरह की धारणा अगर है लोगों के मन में? नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ मिथ नहीं है। है। दोनों में बच्चा दोनों में हेल्दी होता है, अच्छा, नॉर्मल हो चाहे सीजरियन हो। माँ के लिए कौन सा बेहतर होता है? माँ के लिए तो दोनों बच्चे बेहतर हैं। माँ बच्चे नहीं, मतलब वो कौन सी स्थिति उनके लिए बेहतर है, किस तरह से बच्चे को जन्म देना, नॉर्मल या सिजेरियन में? माँ के लिए नॉर्मल सी डिलीवरी ज़्यादा बेहतर होती है, बिकॉज कि उसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बट बहुत बार क्या होता है, अगर मान लो सीजरियन नहीं करा तो माँ को भी दिक्कत, ब्लीडिंग हुई मान लीजिए, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट रेट बच्चे कम हो रहा है, तो अगर हार्ट रेट कम हो रहा है, फीटल हार्ट साउंड कम हो रही है, तो बच्चे के लिए दिक्कत हो सकती है, तो बच्चा इसलिए बाहर निकालना तुरंत, तो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं निकाल सकते, तो हमें सीजरियन करना पड़ेगा। अगर माँ को कहीं अंदर ब्लीड हो रहा है, ठीक है, तो माँ के लिए रिस्क हो सकता है अगर हमने बच्चा तुरंत नहीं निकाला और क्लोज नहीं करा। तो इसलिए इंडिकेशंस क्लियर हैं, बच्चे दोनों, चाहे सीजरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, जो इंडिकेशंस है उनको हमें फॉलो करना है। आपके कहने का मतलब मैं ये निकालूं कि उस वक्त डॉक्टर को तय करने दीजिए कि क्या बेहतर है ना? बिल्कुल, और डॉक्टर पर ट्रस्ट, खुद डॉक्टर ना बने गूगल के हाँ, जरिए, बिल्कुल डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करें। या वहीं कराएं जहाँ आपको ट्रस्ट है। आप समझ रहे हैं, दो बात होती हैं कि बहुत बार क्या होता है, पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको डॉक्टर पर ट्रस्ट है यार, तो फिर मुझे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं फिर तो। अच्छा, मैं आप पे पूरा भरोसा कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात मानूंगा ना, या आप मेरे पे भरोसा करो तो मैं आपकी बात मानूंगा। बच्चे और के आजकल तो सारी चीज़ें दिख जाती हैं, ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ दिख जाएगी, चाहे अल्ट्रासाउंड में, ईको में, सब कुछ दिख जाएगा। हाँ, आप तो तकनीक के जरिए सारी चीजें पूरी क्या- देख सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं आप। बिल्कुल। हाँ, अब बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है आपके हिसाब से? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, 0 to 6 मंथ के लिए हम लोग बोलते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, नो नथिंग अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अप टू 2 years तक ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं आप, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए था, मैंने पहले बताया, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 6 महीने बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो ब्रेस्ट फीड बच्चे हैं वो एनीमिक हो जाते हैं, बिकॉज उनको आयरन नहीं मिलता ब्रेस्ट फीड में, और उसकी वजह से, बिकॉज उन्होंने कुछ ऊपर से खिचड़ी, दलिया, दाल चावल, केला और जो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ वो नहीं खिलाई उन्होंने, इसमें आयरन होता है, कंटेंट होता है, तो और उसकी वजह से वो एनीमिया होता है बच्चों को। अच्छा, 6 महीने से पहले अगर मान लीजिए कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं करवा पा रही हैं, तो फिर क्या करें वो, उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? नहीं, पहले तो डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर के पास होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेस्ट सब्सिस हो गया, निपल सही से डेवलप नहीं हुए, लैचिंग ठीक नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, या फीडिंग सही से नहीं करा पा रहे हैं, या ब्रेस्ट इंगॉल्ड हो गई हैं, तो इन सब की सॉल्यूशन डॉक्टर के पास होता है। तो डॉक्टर से बात करें और कमिटमेंट दिखाएं कि मुझे ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर नहीं हो रही है, मजबूरी है 1% केसेस में, तब हम लोग फार्मूला मिल्क को प्रेफर करते हैं। वो भी फार्मूला मिल्क जैसे बनाया जाता है, उसमें लिखा होता है, उस स्टेप्स को फॉलो करना है। भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फार्मूला मिल्क में भी डाइल्यूट पानी बहुत बढ़ा देते हैं, उससे बच्चे ग्रोथ नहीं होती है। अच्छा, आपके मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ खास चीजें जिसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, कुछ खास चीज़ें हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो विद इन नॉर्मल डिलीवरी के विद इन आधा घंटा एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। सीजरियन सेक्शन में जैसे ही होश आए मदर को, जैसे ही उसका स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर कम हो, या मदर ठीक फील करे, तुरंत स्टार्ट कर देना ब्रेस्ट फीडिंग। तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर सीजरियन सेक्शन और
नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग पहले तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, रूमिंग इन करना चाहिए, मतलब बच्चों को माँ को बिल्कुल एक साथ चिपक के सोना चाहिए, छाती पे लगा के, बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं कि फैशन हो गया है कि अगर पालना अलग रखा होता है, माँ लेटी होती है, बच्चा अलग पड़ा रखा होता है, और पेरेंट्स के अलावा माँ के अलावा बाकी सब उससे खेल रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चा माँ की चेस्ट पे रहेगा, बेयर चेस्ट पे, मतलब गाउन वगैरह पहना के आगे से जिप लगा के खोल दें और ब्रेस्ट पे रख डाल दें। उससे क्या होगा, एक तो इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं, मदर का ब्रेस्ट फीड अच्छा आता है, बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो कंगारू केयर इसको बोलते हैं हम लोग, KMC, कंगारू मदर केयर। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोलेस्ट्रम जो 3 दिन का मिल्क होता है शुरू के, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें बहुत अच्छी एनर्जी होती है, हाई फैट कंटेंट होता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसमें, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल शुरू का 3 दिन का मिल्क है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात शिशु है, किस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है ताकि वो प्राण घातक ना हो जाए? देखिए, नवजात बच्चा तो ये देखना है कि ये फुल टर्म है प्री टर्म है। नॉर्मली फुल टर्म बच्चों में ध्यान रखना चाहिए, प्री टर्म में भी। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है आपको, हर 2 से 3 घंटे पे कराना है। ठीक है। बर्पिंग अच्छे से कराना है आपको, तो 20 से 30 मिनट तक बर्फ कराना है। जब डकार आ जाए ना, उससे मतलब नहीं है, वो बर्फ कराना है। फीडिंग में भी ध्यान रखना है, 20 मिनट फ्रॉम ईच साइड, दोनों ब्रेस्ट से 20 मिनट के लिए फीड कराना है शुरुआत में। 20 मिनट्स के लिए बर्फ कराना, मतलब 1 घंटे का साइकिल होता है। तो माँ फुल टाइम काम है ब्रेस्ट फीड कराना। एक तो ये वाली बात। रूमिंग इन रखें, कंगारू मदर केयर करें, जो उनसे बताया, मदर और बच्चों को एक ही रूम में रखना है, KMC में, तो बच्चों को चिपका के रखना है, 6 महीने तक पूरा ब्रेस्ट फीड कराना है। और साथ में ध्यान रखना है बच्चे को कोई रैशेज वैशेज ना हो, तो इसलिए पुराने कपड़े पहनाएं, सूती कॉटन के कपड़े पहनाएं। टेम्परेचर घर का मेंटेन रखें, टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री 28 डिग्री रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बच्चों को ओवर कवर भी ना करें, अंडर कवर भी ना करें, गर्दन मुड़ी ना हो, बच्चों जो लेटाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फ्लेक्सिबल, हल्की सी फ्लेक्स रहनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रखना कि अगर बच्चा 2 से 3 घंटे में दूध पी रहा है, कैसे कंफर्म करें कि बच्चा भूखा तो नहीं है या पेट भरा नहीं भरा, ग्रोथ बिल्कुल, ये सही है। चिंता होती है मदर्स की। हाँ। बिल्कुल। तो हर 2 से 3 घंटे मिल्क फीड कराना है उसको। और साथ में देखना कि बच्चा यूरिन पास 24 घंटे में 8-10 बार कर रहा नहीं कर रहा। अगर 8-10 बार से कम कर रहा है, इट मीन फीडिंग उसकी अच्छी नहीं हो रही है। बच्चा रो रहा है, सुस्त बहुत है, तो भी दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना है। जो कॉर्ड है, जो जिसको नेवल बोलते हैं, उसको क्लेम करने के बाद उसको क्लीन रोज करना है, अच्छे से ड्राई रखना है उसको, ना तो कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा पॉटी चाहे दिन में 4 बार करे, चाहे 10 बार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। 20 बार करे तब भी नहीं फर्क पड़ता, 3 दिन में 1 बार करे तब भी फर्क नहीं पड़ता। बच्चा लेकिन प्लेफुल है, फीड सही ले रहा है, कॉलिक नहीं हो रहा, पेट दर्द नहीं हो रहा, बच्चा रो नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। अगर बच्चा, क्या ध्यान रखना है जब डॉक्टर के पास जाना है, अगर बच्चा एक्सेसिव रो रहा है, क्राई बहुत कर रहा है, और दूध पिलाने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है, दूसरा इसमें कॉलिक है, कुछ इन्फेक्शन है उसको। दूसरा, अगर बच्चा सुस्त हो गया, बहुत सुस्त हो गया, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। या बच्चे में कोई ठंडा पड़ गया, नीला पड़ गया बच्चा, या बच्चों को दौरे से पड़ रहे हैं, ठीक है, या सांस बहुत तेज चल रही है, ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। आपने कहा बच्चा अगर सुस्त पड़ गया, ये कैसे पकड़ेंगे कि बच्चा सुस्त पड़ गया? बच्चे तो सोते रहते हैं बहुत बहुत देर तक। हाँ, सोते रहते हैं, बट सोते भी तो हैं। जब भूखे होंगे तो रोएंगे, अगर नहीं रो रहा तो इसका मतलब सुस्त है। या अच्छा, मतलब अगर कोई एक्टिविटी नहीं है। कल तक बड़ा एक्टिव था, आज बच्चा कल से एक्टिव, मदर तो तुरंत पहचान लेगी। अगर बच्चा कल एक्टिव था और आज एक्टिव नहीं है, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है मदर के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं सिर्फ 6 महीने तक के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, क्या उनको एंटीबायोटिक देना खतरनाक हो सकता है? एंटीबायोटिक देना खतरनाक किसी को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। ओवर द काउंटर जो OTC बोलते हैं, वो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए आपको। इवन डॉक्टर ये क्या है सर, ओवर द काउंटर? मतलब आप गए, आपने बोला कि मुझे खांसी जुकाम है, उसने एजिथ्रोमाइसिन दे दिया आपको। ओ, आपने बोला कि मेरे पेट में दर्द है, लूज मोशन हो रहा है, उसने उफ्लॉक्स दे दिया आपको। मतलब दवाई की दुकान वाला ही जब डॉक्टर बन जाए। ये RMP डॉक्टर बन जाए, हाँ। या झोला छाप डॉक्टर साहब को देने लग जाए, या आपने खुद ही पुराना पर्चा देख के दवाई ले ली अपने आप ही, या या गूगल पे सर्च करके चले गए। हाँ, तो या गूगल पर सर्च करके देख लिया आपने, या बहुत सारे आजकल मेडिसिन के ऐप आ गए हैं, उनमें देख के आप ले लिया जाके आपने। तो ये सेल्फ मेडिकेशन चाहे कोई सा भी हो, स्पेशली एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। और डॉक्टर से मैं अनुरोध करूँगा, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, खांसी जुकाम बुखार हल्का फुल्का, उन केसेस में भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं होना चाहिए। आजकल ओवर यूज हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और ये हमारे लिए हानिकारक है। कितने दिनों तक एंटीबायोटिक ना गए सर्दी जुकाम की स्थिति में? देनी नहीं, डॉक्टर जब कहे तब देनी है। डॉक्टर बोलेगा,
डॉक्टर के पास कब जाएं? हाँ, अगर आपका बुखार खांसी हल्का फुल्का तो 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। और बैग इन्फेक्शन अगर 5-7 दिन तक ठीक नहीं हो तो जाना चाहिए। दूसरा, हाई ग्रेड थे बुखार हो, 104 105 हो, चिल्स एंड राइगर के साथ बुखार आ रहा हो, बच्चा आपका सुस्त हो रहा है, ठीक है, बच्चा बहुत इरिटेबल हो रहा है, या वॉमिटिंग्स हो रही है रिकरेंट, या हेडेक हो रहा है, या कोई कान में इन्फेक्शन लग रहा है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। या निमोनिया लग रहा है, पथरी तेज चल रही है उसकी। शहर में बच्चों में जो खासतौर पर जो बड़े महानगर हैं, प्रदूषण बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है। रनिंग नोज, जुकाम, खांसी, ये सब चीजें आमतौर पर बच्चों को होती रहती हैं। तो क्या इसको हम सामान्य उसी के तौर पर लें, या बार बार अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कुछ खास टेस्ट वेस्ट करवाएं? नहीं, अगर वेदर चेंज पे हो रहा है, सीजनल चेंज पे हो रहा है, थोड़ा बहुत वो तो होता ही है। तो साल में कितनी बार होना चाहिए वो उसका? 3-4 बार हो रहा तो कुछ नहीं करना। हर महीने हो रहा है, देन यू हैव टू थिंक कि कोई एलर्जी तो प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ रिकरेंट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, या इम्यूनिटी कम तो नहीं है बच्चे की, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज अगर 3-4 महीने 5 महीने में एक बार हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को सिर्फ जुकाम है या रनिंग नोज है, ठीक है, तो क्या बुखार नहीं आ रहा है, उसे फीवर नहीं है, तो 5-7 दिन तक घर पर इंतजार करना चाहिए कि ठीक हो जाएगा ऐसा? कुछ तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा नजल ड्रॉप डाल दो, बस सिंपल सेलाइन नजल ड्रॉप डालो। रनिंग हो जाए, इसकी नाक ब्लॉक है कुछ है तो। अच्छा, और फीवर भी आ रहा है तो? फीवर है तो पैरासिटामोल दे सकते हो। अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है, हाई ग्रेड फीवर, तो डॉक्टर के पास जाना है आपको। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर पहनाना कितना सही है आपके हिसाब से? नहीं, डायपर पहनाना सही है, अब कितना पहनाना चाहिए, और 2 डायपर के बीच में क्या अंतराल होना चाहिए? डायपर पहनाना बिल्कुल जरूरी है, बट जरूरी जब आप ट्रांसपोर्ट है, मतलब कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, किसी अपने इन लॉज के घर जा रहे हैं। बट अगर घर में रह रहे हैं तो लूज लंगोटी जिसको बोलते हैं, पुराना एक सूती कॉटन की जो बनी होती है, हाँ हाँ, तिकोने की तरह होने की तरह, हाँ। उनको यूज करें। क्योंकि डायपर से क्या होता है, एयर नहीं जा पाती अंदर, रैशेस बढ़ जाते हैं, इरिटेशन होता है बच्चे को, यूरिन का नहीं पता लगता, यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, यूटीआई बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो डायपर का तो उपयोग सिर्फ इमरजेंसी में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, तभी करना, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। कितने साल के तक के बच्चों को डायपर पहना सकते हैं? नॉर्मली मानते हैं 1.5 से 2 साल तक पहना देते हैं, तब तक टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। बट एज अर्ली एज पॉसिबल, जब जैसे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाए, बच्चा ट्रेन हो जाए, उसका तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपके मुताबिक डॉक्टर साहब, टॉयलेट ट्रेनिंग की सही उम्र क्या है छोटे बच्चों की? पैदा होते ही शुरू हो जाता है। सुस्कारना नहीं बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, वो टॉयलेट ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो जाती है, यूरिन पास करना। अच्छा, क्योंकि आजकल एक देखा जाता है कि बड़े बड़े 2.5-3 साल के बच्चे हो रहे हैं, कई बार तो 4-5 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है, बट हाँ, डायपर पहन के रह रहे होते हैं। वो आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.5-2 साल तक बच्चों को आइडली फुल्ली ट्रेंड हो जाना चाहिए, 2 साल पे, 2.5 साल, मैक्सिमम 2.5 साल। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने थोड़ी देर पहले खुद इसका जिक्र भी किया था, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म भी हुआ, उनको पुराने कपड़े पहनाने चाहिए। और क्यों? पुराने कपड़े मतलब ये है कि पुराने कपड़े में क्या होता है, जो नए कपड़े पहनाते हैं ना, उनमें एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। और पॉलिस्टर और इस तरह के सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, या कॉटन के, या जो वूलन कपड़े होते हैं, इनमें रुएं बहुत सारे होते हैं, वो नहीं पहनाना चाहिए। कॉटन कपड़ा में फायदा ये होता है, एक तो बच्चों की स्किन ठीक रहती है, रैशेस नहीं होते, एलर्जी नहीं होती है उनसे। दूसरा, वेंटिलेशन ठीक रहता है, लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बच्चे के लिए मतलब क्या बोलूँ उनको, सूदिंग होते हैं, तो कंफर्टेबल रहता है, कंफर्टेबल आरामदायक होते रहता हैं, है बच्चे। बिल्कुल, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है उनमें, हाँ हाँ ये हाँ, फायदा है। ठीक है। अच्छा, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या बच्चों को एकदम ही नहीं खाने दें? क्योंकि आप कहाँ तक उसको रोक सकते हैं? जिस तरीके टीवी पे आप उस तरह के एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं, बाहर निकले तो रेस्टोरेंट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं, कहाँ तक रोकिएगा बच्चे को? नहीं, रोकना तो है ही बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बट हाँ, महीने 15 दिन में 1-2 बार खा लिया वो ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ये जंग जहर है। अब जहर आपको एक बार खाओ, 2 बार खाओ तो नहीं खाओगे, या खाओगे, बताओ मुझे? ज़हर की तरह बिल्कुल, बिल्कुल जहर की तरह है। खाने ही ना दें बच्चों को तब तो। आइडली नहीं खाने दें, अच्छा। स्लो पॉइजन जैसे है। हुँ। तो अगर आप जंक फूड खिला रहे हो तो स्लो पॉइजन दे रहे हो अपने बच्चे को, दैट इज नॉट गुड इनफ। आपके मुताबिक जंक फूड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? जो आपने बोला अभी, पिज्ज़ा पिज़्ज़ा, है, बर्गर, बर्गर है, हाँ, हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, चाउमीन वगैरह, नूडल, नूडल्स बाहर के जो मैदा के हैं, हाँ, ठीक है, उनमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स पड़े होते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हैं, या सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, या जी। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें, या हाई शुगर होती कंटेंट होता है, हाई कैलोरीज होती हैं, फैट वो अच्छा वाला नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक है। आजकल जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक खास बात देखने को मिलती है, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उसमें जॉइंट फैमिली में थोड़ा ये कम होता है। बच्चे टीवी या मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। डिजिटल स्क्रीनिंग का एडिक्शन बच्चों में बहुत बढ़ गया, उससे बहुत सारी बीमारियां मैंने बताया होती हैं, इसमें
जंक फूड खाना है, डायबिटीज़ है, बच्चों में पुअर एक्टिविटी हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, मेंटल प्रॉब्लम्स होना, इंटेलिजेंस कम हो जाना, कम्युनिकेटिव पावर कम हो जाना, ठीक है, रीजनिंग कम हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो जाना, तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बिकॉज बच्चों में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो शुरू के 2-3 साल तक बहुत अच्छे से होता है, और उसका फ्लो हो जाता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट 2 से 3 साल के बीच में होता है। उस समय तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। जो जितनी भी गाइडलाइंस दुनिया की हैं, चाहे WHO की हो, चाहे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, चाहे अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, उसमें 0 to 2 years की बात करें तो अप टू 2 साल तो बिल्कुल नहीं दिखाते बच्चों की फ़ोन बैन है। स्क्रीन टाइम 0। खाली मदर से वीडियो कॉल कर सकता है, वीडियो चैट कर सकता है मदर से या पेरेंट से, अगर मदर बाहर है तो। अच्छा। इसके अलावा 0-2 साल तक तो कुछ नहीं है। बच्चे मैं अभी देखता हूँ 6 महीने के बच्चे फ़ोन देख रहे होते हैं। रील्स देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं खुद हाँ, से। तो 2 हाँ। साल तक तो बिल्कुल बंद। 2 से 6 साल तक हम कहते हैं कि 1 घंटा आप देख सकते हो। इससे अगर 6 से लेकर 12 साल तक 2 घंटा पूरे दिन में, और 12 से ऊपर एज अप्रोप्रिएट इतना जो नॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, स्किल सेट डेवलपमेंट के लिए जरूरी उतना देख सकते हैं। बट ये सब फॉलो नहीं हो रहा। बहुत सारे देशों में, स्वीडन जैसे है या ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देशों ने इस पर पाबंदी भी लगाई है। लोग बिल पास कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़रूरी है कि डिजिटल स्क्रीन से बचा जाए। ये हमारे लिए बहुत ख़राब है, बच्चों के लिए बहुत ख़राब है। और दिखाना भी है, जो मैं बताया टाइमलाइन बताई गाइड, उसके हिसाब से करना चाहिए। उसमें भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ऐसा हो जो बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, तो उस पर फोकस करना है। ठीक है। एक चीज़ और बताइए, जैसे आजकल जंगली जानवर होते हैं, खासतौर पे कुत्ते वगैरह, जंगली जानवर तो नहीं जो आसपास में कुत्ते घूम रहे होते हैं, पालतू नहीं है जो, उनके काटने की घटनाएं भी बहुत बढ़ी हैं। हाई राइज सोसाइटीज में भी जो लोग कुत्ते को रखते हैं वो उस तरह के कुत्ते भी काट ले रहे हैं कई बार। किसी बच्चे को अगर कोई कुत्ता काट ले या बंदर ही काट ले तो क्या करना चाहिए फौरन? देखिए, पहले तो जितने पेट हैं इन सबको चाहिए, जितने लोग पाल रहे हैं, पहले पाल रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है कि आप उनको वैक्सीनेट कराएं। कुत्तों को अगर रखते हैं, डॉग्स को रख रहे हैं, तो आप तुरंत प्लीज़ उनको वैक्सीनेट कराएं वेटनरी डॉक्टर से, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट लेता है तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ काटा है, तो एक तो तुरंत उस एरिया को क्लीन कर दें सोप एंड वाटर से, साबुन के पानी से। मैं फिर बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, उसको पट्टी बांध देते हैं, कवर कर देते हैं, मिर्च लगा देते हैं बहुत सारे लोग। तो वो सब नहीं करना है। आपको साबुन पानी से, मतलब डिटोल का जो सोप होता है, हैंड वॉश जिसे हम करते हैं, उस पर उसको क्लीन करना है और धो देना है उसको, और तुरंत डॉक्टर के पास जाना। उसको पट्टी ड्रेसिंग नहीं करनी होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डिपेंडिंग अपॉन कि डॉग वैक्सीनेटेड है नहीं है, आपको कौन सा वैक्सीन पहले लग चुका, कुत्ते का नहीं लगा हुआ है, कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सरसाइज को बोलते हैं हम लोग। तो उस केस में कितनी वैक्सीन लगेंगी? नॉर्मली हम 4 डोज देते हैं, जो रेबीज के वैक्सीन होती है, उसमें 4 डोज लेते हैं, 0, 3, 7 एंड 28 डेज पे 4 वैक्सीन। अगर किसी की बच्चे को काटा है, हाथ पे काट लिया, मुंह पे काट लिया, पूरा बॉडी में काट लिया है, और कोई डाउट लग रहा है कि सीवियर है, सीरियस इशू हो सकता है, डीप काटा है उसने, या डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। महंगा इंजेक्शन है बट पूछ देते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कुत्ते ने काटा 24 घंटे के अंदर दोनों चीज़ें लगवा दें, अब इंजेक्शन भी और इम्यूनोग्लोबिन भी। टेटनस की जरूरत नहीं होती बच्चों में, अगर वैक्सीनेशन टेटनस का लगा हुआ ऑलरेडी, DPT वगैरह लगा है, DPT के अंदर टेटनस होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो TT भी लगवा देते हैं। तो अगर आपको 5 साल तक का बच्चा वैक्सीनेटेड है, टाइमली वैक्सीन ली है उसने 5 साल या 10 साल तक भी, जी। तो TT की जरूरत नहीं है। TT जो टेटनस की जरूरत होती है जब 10 साल के ऊपर का बच्चा है और 5-7 साल से उसने टेटनस नहीं लिया है, तब टेटनस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इम्यूनोग्लोबिन और रेबीज वैक्सीन ये लगाने होते हैं। अगर उस वक्त कोई नहीं लगवा पाया, कहीं बाहर है, किसी वजह से नहीं कर पाया इंसान, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में? 48 आवर्स के अंदर हम लोग कहते हैं मैक्सिमम लगवा लेना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा नहीं लगवा रहा तो फिर खतरनाक हो सकता है, ये खतरनाक है, जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा ही है। जानलेवा है। रेबीज से लोग डरते क्यों? इसलिए डरते हैं फैटल है, अच्छा। तो कोई इलाज नहीं है। जान जा सकती है। जान जाती है अगर जिसको रेबीज हो गया है, और कोई इलाज ही नहीं है। कोई इलाज नहीं, फिर कोई इलाज, बाद में कोई इलाज ही नहीं, कोई दवा कोई नहीं। इलाज नहीं, सब प्रिवेंशन ही इलाज है। अच्छा। और प्रिवेंशन वैक्सीन होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही। या कुत्ते से काटने से बचे रहो आप। बंदर का काटना भी खतरनाक होता है? बंदर से कम होता है लेकिन चांसेस है रेबीज हो सकता है उससे, इसलिए उसके भी वैक्सीन लगाते हैं। अगर किसी को सांप ने डस लिया, क्या करें फौरन हॉस्पिटल जाने से पहले? और सांप ने डस लिया, जहाँ पे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, उस एरिया में पट्टी वो नहीं बांधना, रस्सी नहीं बांधनी, दबाना नहीं है, ठीक है। या नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो फिल्मों में देखा है कि उसको बांध भी देते हैं और दांत से ऐसे चूस के निकालते भी हैं जहर को, वो सब भी करते हैं लोग। आइडली मेडिकल एडवाइस लेनी, मेडिकल हेल्प लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और अगर पॉइजनस स्नेक है, पता नहीं कि नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस है, तो आपको तुरंत एंटीवेनम लेना है। और कोई जान बचानी है तो एंटीवेनम आते हैं और स्नैक्स के लिए,
जिससे उनका जो पॉइजन है वो डाइल्यूट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो आपको तुरंत लाना है कितनी देर के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी हो जाता है? इमीडिएटली, इमीडिएटली, घर पे कोई इलाज नहीं? एज अर्ली एज पॉसिबल, तुरंत जाएं। अच्छा। जब दिक्कत पता कहते हैं, लोग झड़वाते हैं, हाँ। लोग चले जाते हैं उसके पास, क्या बोलते हैं जो सांपों को पालते हैं, अच्छा, सपेरे जो होते हैं, सपेरे सपेरे के पास, तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास चले जाते हाँ। हैं, फिर मुंह से चूस लेते हैं, या लोग बांध देते हैं। बांधने से क्या नुकसान है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई चली जाएगी, तो हो सकता है पैर ही काटना पड़ जाए आपका, अगर वहाँ की आर्टरी की सप्लाई कम हो गई, नेक्रोसिस हो सकती है तो उस एरिया में। तो ये सब चीज़ें ना करें, तुरंत एज अर्ली एज पास जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, अब तो अस्पताल हर जगह खुल गए हैं, नर्सिंग होम हर जगह खुल गए हैं, तो वहाँ पे ले जाएं तुरंत। हर अस्पताल में इसकी सुविधा होती है उपलब्ध हर रफरी हर अस्पताल में होती है। कि सांप वगैरह काट ले तो उसके लिए क्या करें? ठीक है, एक चीज़ और सर, खास तौर पे मेरा ये सवाल बड़े महानगरों के संदर्भ में है, जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर में भी ये समस्या है, मुंबई में भी पिछले साल इस तरह की दिक्कत हुई थी। एयर प्यूरीफायर कितना ज़रूरी है और क्या हर किसी को घर में लगाना चाहिए, रखना चाहिए? देखिए, एयर प्योरीफायर के जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपका बच्चा 10-12 साल तक आप अफोर्ड कर सकते हैं एयर प्योरीफायर, तो आपको लगाना चाहिए। और उनका लंग डेवलपमेंट होता है, फेफड़ा उनके डेवलप हो रहे होते हैं, और उसके बाद वो 10 साल बाद फ्रीज हो जाता है। तो अगर 10 साल तक एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं तो उससे क्या होगा, लंग का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर नहीं लगा सकते तो मजबूरी है, अदरवाइज 10 साल से ऊपर में कोई ऐसा रूल नहीं, बिकॉज हम बाहर जाएँ अंदर जाएँ, पॉल्यूशन तो है ही है, 24 घंटे आप हर जगह तो नहीं लगा सकते हो। और 10 साल तक रिकमेंड करते हैं कि आपको, या आप एलर्जिक हैं, घर में अस्थमा है आपको, सीओपीडी है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो फिर आपको लगाना चाहिए। पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है तो भी लगाना चाहिए। क्या बच्चों के लिए एनर्जी सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं? बहुत तरह के सप्लीमेंट्स आजकल बाजार में हैं। एनर्जी सप्लीमेंट बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर में खाना बन रहा है, जो घर में दाल चावल रोटी सब्जी, फ्रूट्स है, सलाद है, खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, जो भी घर का अच्छा मेन्यू मिल रहा है वो खाना चाहिए। ऐसे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल से तक हम बच्चों को विटामिन डी देते हैं, 1 साल तक? 1 साल तक देते हैं। अच्छा। वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विटामिन डी इतना मिलता नहीं हम लोगों को अच्छे से सनलाइट में, तो विटामिन डी देना होता है 1 साल तक, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब जो प्रचार आजकल हम लोग टीवी चैनलों पे देखते हैं कि ये खिलाइए तो हाइट बढ़ जाएगी और इस तरह की चीज़ें, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर आपका डाइट सफिशिएंट है, डाइट आपकी बैलेंस्ड है, प्रचुर मात्रा में सारी चीज़ें उपलब्ध जो चाहिए उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत और नहीं है तो सप्लीमेंट सही होंगे। जैसे मान लीजिए आपने खाली मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क फीड करा रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो क्या होगा, 1.5-2 साल बच्चे का आयरन जो होगा कम हो जाएगा, उसका एनीमिया हो जाएगा, 6 रह जाएगा, तो उसको आयरन देना पड़ेगा, आयरन फोर्टिफाइड चीज़ें देनी पड़ेंगी उसको आपको। ठीक है। ये तो आपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से हमारे जो दर्शक हैं उनको लाभ होगा। लेकिन मेरा एक सवाल थोड़ा इससे अलग हटके भी है, मैं आपको देखता हूँ और जानता भी हूँ, आप सामाजिक तौर पे भी बहुत सक्रिय रहते हैं। कभी किसी गतिविधि में जुड़े हुए हैं, कभी बच्चों के लिए कैंपेन चला रहे हैं, कभी हार्ट से जुड़ी किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस चलाने के लिए। ये वक्त कैसे निकालते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि हाल ही में आपने शायद मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी कुछ कैंपेन चलाया था। देखिए, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, ये शायद हम सबका रोल है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप जो आपने ज्ञान सीखा है वो लोगों को बांटें। कहते हैं विद्या धर्म, क्या बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को देने से बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं किसी फॉर्म में भी, और खासकर प्रिवेंशन इज बेटर देन की वजह से मैंने बताया, तो प्रिवेंशन में फोकस करें। और जब आप प्रिवेंशन फोकस कर रहे हो तो भगवान अपने आप आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। मेरा फोकस जो है प्रिवेंशन पे, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, चाहे वो हार्ट के, मैंने हार्ट डे पे हम लोग करते हैं नॉर्मली, सीपीआर एक्टिविटी बहुत सारी कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे सीपीआर करके आप जान बचा सकते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आप हार्ट अटैक से बच जाएँ। तो ऐसे हर बीमारी के बारे में डूज एंड डोंट्स क्या, रिस्क फैक्टर्स क्या, हमको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, वो एजुकेशन हम लोग सोसाइटी में बहुत सारी फैलाते हैं थ्रू कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़, चाहे कैंप्स हैं, टॉक्स हैं, एक्टिविटीज़, चाहे रन है, मैराथन है, योगा है, एक्सरसाइज है, जुम्बा है, सब करवाते हैं हम लोग। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ये सोशल मुद्दा है, ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये राष्ट्र हित के लिए है। बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारा पैसे की बर्बादी हो रही है, बहुत सारी समय की बर्बादी हो रही है, बहुत सारे लोगों की मैन पावर वेस्टेज हो रही है, चाहे कॉर्पोरेट्स हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोगों को ड्यूटी पे जाना पड़ता है अपने घर छोड़ के, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक व्यक्ति एक बार जब वोट डालने जाता है तो सरकार फिर 1400 रुपये खर्च करती है, सोचिए, एक व्यक्ति पर 1400 रुपये का खर्च है। एक बार वोट डालने में। और विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, किसी ने लोकसभा लड़ा, लोकसभा से रिजाइन कर दिया, ठीक है, विधानसभा लड़ा, विधानसभा से रिजाइन कर दिया, दोबारा लोकसभा लड़ा,
तो उपचुनाव होंगे, तो इतने सारे पैसे हर समय, मतलब लगता है कि जैसे बारात नहीं आती रहती है, बारातें भी मौसम में ही आती हैं, उनका सीजन होता है, शादियों का भी सीजन होता है, चुनाव बेमौसम जब तब होते हर रहते हर हैं। हर होते रहते हैं। तो मुझे लगता है इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। अगर हमें जीडीपी में ग्रो करना है, अगर हम हेल्थ का बजट सिर्फ 2.5% खर्च करते हैं, करना चाहिए हमें 5% मिनिमम, आइडली 10% है, डेवलप्ड कंट्री 15% कर रहे हैं जीडीपी का। तो अगर सारा चुनाव में खर्च कर दोगे तो हेल्थ पे कहाँ से खर्च करोगे, आप एजुकेशन पे कहाँ से खर्च करोगे, इंफ्रा कैसे डेवलप करोगे, आप डिफेंस बजट, पाकिस्तान धमकाता रहता है, अब आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना, उसके लिए डिफेंस बजट आप अच्छा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो पैसा बचेगा चुनाव पर, जो आपके मुताबिक अनावश्यक खर्च हो रहा है, उसको अलग अलग सेक्टर्स में हम लगा सकते हैं, देश हित के काम हो सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपने क्या कुछ खास बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था? कैसे आप लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं उसके जरिए? नहीं, हम लोगों ने एक प्रबुद्ध समागम किया था, अच्छा अच्छा सेमिनार किया था, जिसमें बहुत सारे हमारे जो जो हमारे समाज हैं उसके बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जैसे पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत साहब आए थे, डीजीपी, एक्स डीजीपी आईपीएस विक्रम सिंह जी आए थे, जो चांसलर नारायण यूनिवर्सिटी के, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली साहब आए थे। अच्छा। इसके अलावा जो मुख्य वक्ता, जो इस समय नेशनल को कन्वेनर हैं इसके, मुख्य अतिथि जो थे वो सुनील बंसल जी थे, जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया था वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो मुझे लगता है ऐसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबको जनता में अवेयरनेस है, एजुकेशन फैलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, लोगों के अंदर एक विचारधारा को बढ़ाना चाहिए, इस संकल्प को बड़ा करना चाहिए, और इसको एक जन आंदोलन के रूप में क्रिएट करना चाहिए, सो दैट सरकार इस पर जल्द डिसीजन ले और इसको इम्प्लीमेंट करे। चलिए डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने समय निकाला, मुझे उम्मीद है कि आपकी कई बातों से लोग लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, बहुत तो फिलहाल इस पॉडकास्ट के इस अंक में इतना ही। किसी और मेहमान से आगे मैं आपको मिलवाऊंगा। इजाजत दीजिए और मेरा पॉडकास्ट जरूर देखा करिएगा।